गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत का कल की क्लास में हम लोग ने पढ़ चुके थे तुर्क आक्रमण। और तुर्क आक्रमण में हम लोग पढ़े थे कि भारत में तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनबी के बारे में या महमूद गजनबी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग तुर्क आक्रमण में ही पढ़ेंगे, महमूद गजनबी नहीं बल्कि उनसे। कहने का एक अर्थ है कि हम लोग 1027 ईस्वी की बात करेंगे, जो महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था, अंतिम आक्रमण, राइट। और आज हम लोग पढ़ेंगे तुर्क से ही एक दूसरा, और वो भी जगह महमूद गजनबी के अधीन थे, जिसके नाम हम लोग जानते हैं गौर। और वही गौर प्रदेश से ही निकल के एक शासक आते हैं भारत देश पर आक्रमण करने के लिए। तो बात होगी कि महमूद गजनबी ने भारत पर तो आक्रमण कर रहे थे, और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखे कि 17 बार भारत में उन्होंने आक्रमण करा। तो उसका मकसद क्या था भारत में आक्रमण करने के बारे में तो हम लोग बेसिकली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में। तो उनके मकसद था भारत में आक्रमण करने का, लूटने का मकसद से, साम्राज्य का फैलाने के मकसद से नहीं था। लेकिन अभी जो भारत पर आक्रमण करेगा, इसके मकसद क्या होगा? लूटना नहीं, अपनी साम्राज्य का विस्तार करना। तो चलिए, कौन सा ऐसा शासक है जो भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहेंगे? तो शुरू से हम लोग देखेंगे इसकी। आज की क्लास में सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो बात करेंगे आज हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे। और मोहम्मद गौरी का जो शासनकाल रहेगा 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक। ये भी कहां से आया हुआ है? तुर्क से आया हुआ है। तुर्क में कौन जगह है? गौर। और गौर किसके अधीन थे? तो आप कहोगे सर गौर से जो आया हुआ है ये, और ये गौर किसके अधीन थे? गजनी के अधीन थे। तो गजनी के जब अधीन थे तो अब बात होती है कि सर क्या गजनी का कोई ये रिलेटिव है? तो ये तो नहीं कहेंगे कि रिलेटिव हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि वहीं से जब आया हुआ तो हो सकता है। लेकिन ये कितने साल के बाद आया? गजनी के कितने साल के बाद? तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बात करा था कि 1027 ईस्वी में गजनी का अंतिम आक्रमण हुआ था, और अभी आ रहा है कितने? 1175 ईस्वी। यानी कह सकते 100 साल से भी ज्यादा की अगर हम लोग बात करेंगे, 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं किसके? गजनी के आक्रमण करने का भारत पर। और उनके 100 साल के बाद, 125 साल के आसपास में देखेंगे तो भारत में तुर्क आक्रमण कौन आ रहे हैं? मोहम्मद गौरी आ रहे हैं, बराबर। तो गौरी की बात करेंगे कि गौरी कहां के? तो बेसिकली हम लोग ने अभी बात करेंगे कि एक गौर प्रदेश है और एक छोटा सा जगह होगा, और वहीं से भारत पर अपने राज्य करने के लिए पहुंचते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे बच्चे कि गौर से जब यहां पे आए, और उस समय भारत के शासक कौन था और जिन्होंने भारत पर आक्रमण करा, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ डिटेल से समझते हैं कि मोहम्मद गौरी की अगर दूसरी नाम की बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी का दूसरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसकी पूरा नाम की बात करेंगे, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी होगा। किसका? मोहम्मद गौरी का नाम। मोहम्मद गौरी का एक दूसरा भी नाम हम लोग के सामने आता है, जिसका नाम होगा मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। क्या इसका यानी एक नाम तो हम लोग मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, और इसकी पूरा नाम देखेंगे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, और इसका तीसरा नाम भी आप कह सकते हैं मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। यानी 3 नाम से इसको जाना जाएगा इतिहास में, इसको मोहम्मद गौरी को। तो इसकी मकसद हमने क्या बोले कि इसमें साम्राज्य को लूटना नहीं था, इसका मकसद होगा गौरी का भारत पे अपने साम्राज्य का फैलाना, या भारत देश में शासन करने के मकसद लेके भारत देश पे आक्रमण करना। सबसे पहले की अगर हम लोग बात करेंगे, मोहम्मद गौरी भारत पे सबसे पहले कब आक्रमण करते, तो हम लोग बात करेंगे कि 1175 ईस्वी में सबसे पहले गौरी कहां पे आक्रमण करते हैं? सिंध और मुल्तान के
करमाथी जाति के मुसलमानों पर। कहां पे? कहेंगे मुल्तान और सिंध के करमाथी जाति के मुस्लिम पर इन्होंने सबसे पहला आक्रमण करते हैं। कौन? मोहम्मद गौरी। तो इसे खास उतना नहीं मिलता है, लेकिन ये तो इसकी सफल सबसे पहला आक्रमण जब रहा मुल्तान और सिंध की बात, तो इसकी पॉजिटिव नजरिए मिल जाते हैं। किसको? मोहम्मद गौरी को। किसके बारे में? इस पहले आक्रमण के बारे में। तो सबसे पहली बात करेंगे 1175 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने मुल्तान और सिंध के करमाथी जाति के मुसलमानों पर आक्रमण करते हैं और फिर नेक्स्ट आक्रमण के लिए तैयार होते हैं। और वो नेक्स्ट आक्रमण कहां करेगा? आपको होगा सर, नेक्स्ट आक्रमण की अगर हम लोग बात करेंगे तो ठीक 3 साल के बाद 1178 ईस्वी की बात करेंगे, वो गुजरात में पाटन पर आक्रमण करेगा। गुजरात में ही एक स्थान है पाटन, और उसी पर गौरी सेकंड आक्रमण करेगा। तो इस समय की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुजरात के शासक कौन होगा? हमने पहले क्लास की बात करेंगे जब महमूद गजनबी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस समय गुजरात के शासक के बारे में अगर हम लोगों ने बात करा तो वहां भीम प्रथम शासन कर रहा था, राइट? और वो भी कौन सा वंश का था? आपको होगा सर, चालुक्य वंश का था। तो यहां पर भी चालुक्य वंश का ही शासक रहेगा। चालुक्य वंश का ही शासक है, लेकिन इसके नाम क्या है? तो आप कहोगे सर, चालुक्य वंश का शासक का नाम होगा भीम द्वितीय, या फिर इसका नाम मूलराज द्वितीय के नाम से इसे जाना जाता है। तो भीम द्वितीय की अगर बात करेंगे तो इस समय कब? 1178 ईस्वी की बात करेंगे तो 1178 ईस्वी में जब गौरी का आक्रमण होता है गुजरात पाटन पर, तो इस समय गुजरात का शासक कौन रहेगा? भीम द्वितीय रहेगा, और वो भी कौन सा वंश का रहेगा? चालुक्य वंश का रहेगा। इस पर जब आक्रमण करते हैं तो भीम द्वितीय कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी को इस दोनों के बीच की युद्ध में, इसको यूं कह सकते हो कि मोहम्मद गौरी को दौड़ा दौड़ा कर कहां तक लेके जाते हैं? राजस्थान की बात करेंगे तो इसको दौड़ा दौड़ा कर कहां लेके जाते हैं? तो आप कहोगे सर, माउंट आबू लेके जाते हैं। कहां कहोगे आप? इसे लेके कहां जाते हैं? माउंट आबू। और माउंट आबू हम लोग जानते हैं कि माउंट आबू बहुत प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए। दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो माउंट आबू में ले जाकर मोहम्मद गौरी को परास्त करते हैं। इसको हराते हैं कौन? भीम द्वितीय हराते हैं, या मूलराज द्वितीय आप कह सकते हैं कि मूलराज द्वितीय सर इसको हराते हैं। लेकिन हारने के बाद इसकी एक तो मकसद थी भाई। क्या मकसद था? कि हमको भारत देश पर राज करना है, अपने साम्राज्य को वास्तविक संस्थापक यहां पे बनाना है। इसीलिए इतिहासकार में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भारत में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अगर आपसे क्वेश्चंस आता है कि भारत में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप किसको लगाना है? एकदम बेहिचक किसको लगाना है? मोहम्मद गौरी को लगाना है, क्योंकि भारत में तुर्क साम्राज्य का स्थापना इन्होंने ही किया था। तो जहां तक बात करेंगे हम लोगों ने कब? 1178 ईस्वी के बाद दोस्त। 1178 ईस्वी में इनकी हार होती है। तो हार होने के बाद क्या लग रहा है कि गौरी कहां तुर्क लौट के चल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको साम्राज्य का विस्तार करना है। जैसे अगर आप लोगों ने कभी कई फर्स्ट एग्जाम्स दे रहे हैं और एग्जाम्स देने के बाद अगर उस एग्जाम्स में आप लोगों को अगर सिलेक्शंस नहीं होता है, तो क्या लग रहा है कि आप नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस नहीं करेंगे? एक बार तो विफल मिल गया आपको, तो क्या सक्सेस पाने के लिए नेक्स्ट एग्जाम्स देना है, सफलता पाने के लिए देना है या नहीं देना है? तो आप कहोगे सर जरूर, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। क्या कोई कंफर्म नहीं कि हम 2 बार में लिए? हो सकता है 3 बार में मेरे मौका मिले, चौथा बार में मिले। तो ठीक उसी प्रकार का गौरी का यही मकसद रहा। फर्स्ट में तो मैंने कुछ
पॉजिटिव नजरिया, दूसरा में मैंने हार मिला। तो तीसरा जो है इन्होंने कब करेगा, उत्तर भारत की अगर हम लोग बात करेंगे, और कब, एक साल के बाद 1179 ईस्वी में 1179, ये किस पर आक्रमण करेगा, दिल्ली। और उस समय दिल्ली, अजमेर और सांभर। तो दिल्ली की अगर बात करेंगे, दिल्ली और अजमेर की बात करेंगे, इस समय यहां का जो शासक था वो आपका पृथ्वी राज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान था और इसी पर मोहम्मद गौरी आक्रमण करते हैं। और मोहम्मद गौरी जी इस पर आक्रमण करते हैं तो मोहम्मद गौरी की क्या होती है, फिर हार होती है। और इन्होंने क्या करते हैं कि 79 की बात करेंगे, जब यहां पे हार होती है, हार होने के बाद मोहम्मद गौरी फिर चले जाते हैं तुर्क। लेकिन इसके मकसद क्या है, हमको अपने साम्राज्य का विस्तार जो करना था। इतिहासकार का मानना होता है ये आपका वास्तविक नहीं बता रहे, मैं भी काल्पनिक की बात कर रहा हूं। और काल्पनिक मतलब किसके बारे में, अगर आप देखो कि पृथ्वीराज चौहान के ही एक दरबार में एक कवि हुआ करता था, एक लेखक, कवि तो नहीं कहेंगे, एक लेखक हुआ करता था, उसका नाम चंद्र बरदाई। तो चंद्र बरदाई की बात करेंगे, और चंद्र बरदाई ने एक पुस्तक लिखा है, पृथ्वी राज रासो। तो चंद्र बरदाई ने एक पुस्तक लिखा, कौन, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो में चंद्र बरदाई लिखते हैं, जैसे हमने किसके बारे में पहले बेस क्लास में पढ़े हैं, महमूद गजनबी के बारे में। और महमूद गजनबी भारत में कितनी बार आक्रमण करा, हम उन्होंने पढ़ चुके थे, उन्होंने 17 बार आक्रमण करा, ये आपके प्रमाणित है। लेकिन चंद्र बरदाई लिख रहे हैं किसमें, पृथ्वीराज रासो में, कि मोहम्मद गौरी भारत पर 16 बार आक्रमण करा, यानी 16 बार के आसपास में बताया जा रहा। चंद्र बरदाई नहीं बता रहे हैं पृथ्वीराज रासो में, इन्होंने तकरीबन 16 बार भारत पर आक्रमण करा। और 16 बार आक्रमण करने के बाद ज्यों पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता था, और पृथ्वीराज चौहान सबसे पहली बार, जब चंद्र बरदाई बता रहे हैं कि जब सबसे पहली बार पृथ्वीराज चौहान पर किसने, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करा, जिसमें गौरी की हार होती है और गौरी को बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाने के बाद इसे कैद, मतलब बंदी बना के कैद खाने में डाल देते हैं। और पृथ्वीराज चौहान की मां बोलती है, बेटा क्यों इसे बंदी बना के रख दे, इसे आजाद कर दिया जाए। और पृथ्वीराज चौहान अपनी मां की बात सुनकर मोहम्मद गौरी को रिहा कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार चंद्र बरदाई कह रहे हैं 16 बार आक्रमण करा है, और 16 बार पृथ्वीराज चौहान से अपनी क्षमा मांगते हैं, और पृथ्वीराज चौहान उसे माफ कर देते हैं। ये किसने कह रहे हैं, तो आप कहोगे सर ये काल्पनिक हैं, चंद्र बरदाई लिखते हैं पृथ्वीराज रासो पर। आगे हम लोग देखेंगे इस पृथ्वीराज रासो में और क्या क्या लिखा हुआ होगा। पृथ्वीराज रासो की अगर हम लोग बात करेंगे, तो पृथ्वीराज रासो में किसका, पृथ्वीराज चौहान की पूरी बायोग्राफी, पूरी जीवनी मिलेगी किसमें, पृथ्वीराज रासो में। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की जीवनी मतलब कौन सा जीवनी है, तो आप कहोगे पृथ्वीराज रासो। और इसकी जीवनीकार कौन होगा, तो चंद्र बरदाई, इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो को। क्लियर। इसके साथ अगर हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये प्रमाणित है कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच 2 ही युद्ध हुआ है, अभी कोई युद्ध नहीं समझे हैं। आगे जाके देखेंगे कि एक होगा त्राइन का प्रथम युद्ध और दूसरा होगा त्राइन का द्वितीय युद्ध। तो त्राइन के प्रथम युद्ध में देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। कब होती है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अब यहां अगर हम लोग बात करें, तो इस जगह की बात होती है इन दोनों के बीच। तो ये युद्ध की सिलसिला चला, लेकिन कहानी में कुछ ट्विस्ट भी आया।
ट्विस्ट यूं आया, कह सकते हैं आप, कि इस समय यूपी में, यूपी की एक जगह होगा कन्नौज। तो आपको सर, यूपी में एक स्थान है कन्नौज, और इसी कन्नौज में एक वंश चल रहा था, एक स्थान था गढ़वल वंश। गढ़वल वंश, और यही गढ़वल वंश का एक शासक था राजा जयचंद। और इसी राजा जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। और इसी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान का पृथ्वीराज चौहान का क्या चल रहा था? आप कह सकते हो कि एक दूसरे लाइक करते थे, एक दूसरे को प्रेम करते थे, यानी कह सकते पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका कौन थी? संयोगिता थी, जो यूपी कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता थी। लेकिन इतिहासकार का कहना होता है कि राजा जयचंद को पसंद नहीं था पृथ्वीराज चौहान, और ऑब्वियसली एक बात यहाँ पे हम लोग समझ में आता है कि पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद से शक्तिशाली भी रहे। शायद ये उसको पसंद नहीं था कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो। इस बात की इसको कतई पसंद नहीं था राजा जयचंद को पृथ्वीराज चौहान, और इसी के बीच पृथ्वीराज चौहान को बगैर बोले अपनी बेटी संयोगिता की, कह सकते हैं कि लड़का के लिए सबसे योग्य खोजना प्रारंभ करते हैं, और आसपास के सभी राजाओं को आमंत्रित करते हैं। और उसमें एक श्वेतंबर या शायद ऐसी कोई समथिंग कुछ होता होगा, जिनको सभी राजाओं को बुलाने के बाद जो योग्य होगा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन बुलाते नहीं किसको? पृथ्वीराज चौहान को। जब पृथ्वीराज चौहान को यह बात पता चलती है कि मेरे ससुर, कौन, राजा जयचंद, हमको नहीं बुला के सभी को बुलाया, और वो भी मेरे प्रेमी संयोगिता का विवाह करवाने के लिए, तो कह सकते हैं आज की डेट में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो राजा महाराजाओं की बात होती है, और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से कहां चलते हैं? यूपी गढ़वाल वंश राजा जयचंद के पास, और उसी भरी महफिल से पृथ्वीराज चौहान किसको? तो आप कहोगे सर संयोगिता को उठाते हैं और इसे लेके चले आते हैं अपना कहां? दिल्ली, और इससे विवाह कर लेते हैं। तो ये तो इसकी प्रेम कहानी है, लेकिन यहां पे बात है कि इसके दुश्मन भी हो चुके हैं। कौन? उसकी ससुर राजा जयचंद, किसका? पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन भी बन चुके हैं, क्योंकि इसकी इज्जत की बात रही। उनके सामने उसके बेटी को उठा के लेके आना, ये बड़ी बात, कह सकते बहुत बड़ी बात है, इसके लिए चैलेंजिंग बनेगा। तो ये भी अपनी क्या कह सकते हैं कि एक मौके की तलाश में थे कि कब मौका मिले कि पृथ्वीराज चौहान को हम दबोच लें। ठीक, हम लोग बात करेंगे कन्नौज की बात जहां तक आती है, और पृथ्वीराज चौहान की बात अगर आएंगी, तो इसी समय हम लोग जानते हैं किसके बारे में? त्राइन का प्रथम युद्ध। तो त्राइन के प्रथम युद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे, तो त्राइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा जाता है? तो आप कहोगे सर 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध। ये त्राइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच होते हैं? तो आप कहोगे सर गौरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो त्राइन के प्रथम युद्ध में गौरी और चौहान के बीच जो युद्ध होता है, जिसमें गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? जीत होती है। ये प्रमाणित है आपका।
और ठीक जब पहले युद्ध में किसकी, गौरी की हार होती है और दूसरी युद्ध में, पहले युद्ध में गौरी की हार और पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई। तो नेक्स्ट युद्ध 1 साल के बाद हम लोग बात करेंगे कब, 1192 में की बात करेंगे, तराइन का सेकंड युद्ध। और ये भी सेकंड युद्ध किस किस के बीच होगा, गौरी और चौहान के बीच। पहला युद्ध में अगर हम लोग देखेंगे यहां पे इन्वॉल्व नहीं हुआ, किसके साथ, राजा जयचंद इन्वॉल्व नहीं हुआ था। इसी के कारण पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी की क्या होती है, हार होती है। अब यहाँ दो दुश्मन एक पर टूट पड़ते हैं। कौन दो दुश्मन की बात करेंगे, तो आपको होगा सर पृथ्वीराज चौहान तो अकेले होंगे, लेकिन अब दो दुश्मन कौन बैठ चुके हैं, राजा जयचंद, और दूसरी दुश्मन कौन होगा, मोहम्मद गौरी। इन दोनों के बीच तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। और इस तराइन की दूसरी युद्ध की अगर हम लोग बात करेंगे, जिसमें गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, हार हो जाती है। ये वास्तविक है, ये वास्तविक घटना है, ये प्रमाणित है। लेकिन यहां पे चंद्रबरदाई कौन है, एक लेखक है। किसके लेखक हैं, पृथ्वीराज रासो की। ये कह रहे रुकिए, यहां पे पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं है। कब, तराइन का दूसरा युद्ध में। जब मारा नहीं तो क्या हुआ होगा, तो कह रहे चंद्रबरदाई कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने क्या किया है, इस तराइन के द्वितीय युद्ध में उसको अंधा कर दिया है। किसको अंधा कर दिया है, पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर देते हैं। और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों को लेके चलते हैं कहां, तुर्क लेके चलते हैं, गौर लेके चलते हैं। और वहां पे कलाबांध के लिए एक प्रशिक्षण चलाया जाता है। और उस प्रशिक्षण में चंद्रबरदाई कह रहे हैं कि मेरे शासक पृथ्वीराज चौहान को कलाबांध बहुत अच्छे से आते हैं। तो गौरी ने कहा भाई ये तो अंधा है, ये क्या चला पाएगा। तो बोलते ये आंख बंद करके जहां पे भी निशाना लगाएगा, आंख बंद करके वहां पे एग्जैक्ट पॉइंट पे इन्होंने क्या करेगा, अपनी शिकार कर लेगा। ठीक इसी बात से मोहम्मद गौरी बोलते ठीक है, इसको तीर और कमांड दे दिया जाए। ज्यों तीर देते हैं और उसी समय चंद्रबरदाई कह रहे हैं कि मालिक, ज्यों मोहम्मद गौरी की आवाज आएगी, आप ठीक उसी प्रकार अपनी कमांड को घुमाना और चला देना। ठीक यही बात होती है कि जब उसकी मोहम्मद गौरी की आवाज आती है और कमांड को घुमाने के बाद तीर को और डायरेक्ट चलाते कहां पे, मोहम्मद गौरी के सीने पे जाके लगते हैं और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाते हैं। तो चंद्रबरदाई कह रहे हैं इससे क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को अपनी दुश्मनी का क्या मिल गया, जो दुश्मन इसको था उसका बदला लेते हैं। कौन, चंद्रबरदाई कह रहे हैं। तो ये अगर देखा जाए तो वास्तविक घटना नहीं है, ये काल्पनिक घटना है। और ये काल्पनिक घटना किसने बता रहे हैं, तो आपको होगा सर चंद्रबरदाई कह रहे हैं, किसमें, पृथ्वीराज रासो में कह रहे हैं। लेकिन वास्तविक घटना क्या है आपके पास, कि मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। और हम लोग जानते हैं कि एक मूवी भी अक्षय कुमार जी की है, जिसको हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से एक मूवी आया हुआ था, तो जिसमें सुपर डुपर शायद फ्लॉप हुआ है, क्योंकि उस मूवी में आपको वास्तविक घटना तो कम है लेकिन काल्पनिक घटना ज्यादा दिखाया है। तो बेसिकली यहाँ पे तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और गौरी की जीत होती है। और ज्यों गौरी की जीत होती है तो मोहम्मद गौरी ने भारत में सिक्के चलवाए। तो मोहम्मद गौरी ने भारत में सिक्के चलवाए और इस सिक्के की अगर हम लोग बात करेंगे, सिक्का जो चलवाया इन्होंने, इस सिक्का में देवी लक्ष्मी का आकृति, उस सिक्का में देवी लक्ष्मी की आकृति छपाया गया। और इस देवी लक्ष्मी की आकृति वाला ही सिक्का मोहम्मद गौरी ने चलवाया था। ठीक 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जीतते हैं गौरी। और जीतने के बाद इसी समय 1192 में ही भारत
अजमेर की बात करेंगे 1192 में ही अजमेर शरीफ में किसका आगमन करते हैं, इसे लाते हैं एक धर्म, और धर्म का कह सकते हैं एक सूफी संत कह सकते हैं इस्लाम धर्म की, जिसका नाम रहेगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आगमन होते हैं कब? 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध के बाद। अब मोहम्मद गौरी का अगला टारगेट होगा कि यहाँ पे अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जब आगमन होते हैं तो सबसे पहले अब इन्होंने क्या करेगा, 92 में युद्ध भी जीता, और जीतने के साथ साथ इन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भी भारत में ला लिए। नेक्स्ट इसकी टारगेट बनते हैं कि भाई अब हमें क्या बनाना चाहिए, राजधानी बनाना चाहिए। तो ठीक 1 साल के बाद की अगर हम लोग बात करेंगे, कब? 1193 ईस्वी की बात। तो 1193 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। आप कहोगे सर 1193 ईस्वी में अपनी राजधानी किसको बनाते हैं? तो आप कहोगे सर दिल्ली को राजधानी बनाते हैं। 1193 ईस्वी में दिल्ली में इन्होंने अपनी राजधानी बनाते हैं, और राजधानी बनाने के बाद हम जानते हैं कि अंदरूनी तौर पर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया है, उस युद्ध में राजा जयचंद साथ दिया था मोहम्मद गौरी का, तभी पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो मोहम्मद गौरी ने सोचा कि भाई जो अपने दामाद को मरवा सकता है वो मुझे क्या छोड़ेगा, अपने घर को बर्बाद करवा सकता है तो मुझे क्यों छोड़ेगा वो, कभी भी मौका मिलने पर शायद मुझे भी मरवा सके या मुझे भी मार दे। तो अब ऐसे सिचुएशन में किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, तो फाइनली इन्होंने अगला टारगेट बनाते हैं किसको मारने के लिए, 1194 ईस्वी की बात। 1194 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? तो आप कहोगे सर चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, और चंदावर का युद्ध किस किस के बीच होगा? तो अभी हम लोग नहीं जानेंगे किसके बीच, गौरी के बीच और राजा जयचंद के बीच। राजा जयचंद के बीच जब ये युद्ध होते हैं, और इस युद्ध में किसकी जीत होती है? तो आप कहोगे सर गौरी की जीत होती है और राजा जयचंद की हार होती है। और ज्यों राजा जयचंद की हार होती है तो इसकी खेल खत्म। शायद इतिहासकार के कहना होता है कि राजा जयचंद यदि मोहम्मद गौरी के साथ नहीं देता तो आज उसकी बेटी विधवा नहीं होती, आज पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु नहीं होती। तराइन का दूसरा युद्ध में भी हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद गौरी की हार और पृथ्वीराज चौहान की जीत। अगर वहां पे ये साथ नहीं देता तो शायद राजा जयचंद ये भी जीवित होते और इस पे मोहम्मद गौरी के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक इसी की बात अगर करेंगे तो मोहम्मद गौरी की अगर देखा जाए तो मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम रहेंगे, और वो 4 गुलाम की बात करेंगे। सबसे पहले गुलाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा गुलाम होगा कुबाचा, तीसरा होगा यल्दूज, और चौथा होगा आपका बख्तियार खिलजी के बारे में बात। तो आज की क्लास हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज की क्लास हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस इसी की बात के हम लोग क्लासेस को एंड कर देंगे। तो हमने क्या बोले, 4 इसकी गुलाम थे, कौन कौन था? ऐबक थे, यल्दूज थे। तो इनकी 4 गुलाम में पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यल्दूज, तीसरा कुबाचा, और चौथा बख्तियार खिलजी। ये इनकी मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम रहे, और इन चारों गुलामों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा
अ, जनताओं के दिलों में राज करने वाला एक गुलाम था, जिसका नाम हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक साहब के बारे में। और दिल्लियों की जनताओं ने वन डिमांड कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक चुना, और यही अगला शासक बनेंगे, और यही आगे जाके देखेंगे गुलाम वंश का भी संस्थापक बनेगा इसी ने ही। लेकिन बात होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन इनसे पहले सिंहासन से बैठने से पहले जब मोहम्मद गौरी के गुलाम रहे, गौरी की जीवित रहने के साथ-साथ इन्होंने अपने नाम का परचम भी फैला चुके थे। इन्होंने कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार अल काकी के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवा दिया था। कब? जब गौरी की राज चल रहा था 1199 ईस्वी में। 1199 ईस्वी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवा दिया था अपने गुरु के नाम पर। 1199 इसको शुरू करते हैं कुतुब मीनार का निर्माण, और इन्होंने इसके साथ-साथ 1194 ईस्वी की अगर बात करेंगे तो दिल्ली में एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, जिसका नाम रहेगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसके साथ-साथ इन्होंने अजमेर शरीफ में 2.5 दिन की झोपड़ा का भी निर्माण करवाया था। किसने? आपको होगा सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये किसके शासनकाल में? तो आपको होगा सर मोहम्मद गौरी के शासनकाल में रहने के बाद इन्होंने इतना सारा डेवलप कर चुका था। बख्तियार खिलजी की बात आएगी तो बख्तियार खिलजी के बारे में कुछ खास तो नहीं कह सकते हैं। हमारे बिहार का उन्होंने शासक रहा, और वो बिहार जब उसको मिलते हैं तो इन्होंने सबसे पहले ही 1204 ईस्वी में बख्तियार खिलजी कहाँ पर आक्रमण करते हैं? तो बख्तियार खिलजी की बात करेंगे। बख्तियार खिलजी ने 1204 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय पर इन्होंने आक्रमण करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में 1204 ईस्वी पर आक्रमण करते हैं और उसको तोड़ देते हैं, और हम लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय हमारी भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। और इसकी संस्थापक की अगर बात करेंगे तो कौन-सा? गुप्ता, यानी गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश से चल रहा था, और गुप्त वंश के ही अगर हम लोग बात करेंगे जिसका नाम रहेगा कुमारगुप्त, जो 403 ईस्वी की बात करेंगे। 403 ईस्वी में कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया था भाई? स्थापना किया था। और लास्ट आक्रमण के बारे में बात करेंगे, मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी में लास्ट आक्रमण करते हैं खोखरों पर, और खोखरों को बुरी तरह से मारते हैं, और मारने के बाद मैक्सिमम संख्याओं में मारा जाता है खोखर लोग 1206 ईस्वी में। और इसकी अंतिम आक्रमण रहेगा किसका? मोहम्मद गौरी का। और इस आक्रमण के बाद 1206 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन हम लोगों ने दो इसके गुलाम के बारे में पढ़े, एक कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको दिल्ली मिलेगा, और दूसरा बिहार था। बिहार में था कौन? बख्तियार खिलजी। और दो गुलाम इसके बस जाते हैं, एक रहेगा कुबाचा, और कुबाचा को मिलता है काबुल और कंधार। कुबाचा की बात करेंगे, काबुल और कंधार उसको मिलता है। और यलदूज की बात करेंगे, यलदूज को कहाँ मिलता है? गजनी मिलता है। ये चारों गुलाम में बंटवारा हो जाते हैं। और इसके साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मोहम्मद गौरी का खेल खत्म होता है। और नेक्स्ट क्लास की अगर हम लोग बात करेंगे, आप चाहेंगे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। और फिर आगे हम लोग क्लासेस इसी प्रकार चलते रहेगा। तो फिलहाल अगर हम लोग जैसे चाहेंगे तो ये लास्ट में हम लोगों ने बात करा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपनी कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छे लगे तो बोलने की बात नहीं, आप अपने फ्रेंड के बीच में शेयर भी कीजिए, जो उनको भी पढ़ने की मौका मिले। और उम्मीद करते हैं कि अब हम लोग लाइव भी क्लास आएँगे। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग क्लास यहीं तक रहेंगे। हैव ए नाइस डे, वंडरफुल डे, बाय।